कोरोना की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आज भी कल के मुकाबले कोरोना के 4000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। बता दें आपको कि 24 घंटे में कोरोना के नए केस 37,000 के पार पहुंच गए हैं और 124 लोगों की जान चली गई। ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी 1700 से ज्यादा हो चुका है। अब इस आंकड़े को अगर हम देखें तो 1892 आंकड़ा पहुंच चुका है ओमिक्रॉन के मरीजों का। दूसरी तरफ आज दूसरे दिन 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आज दूसरा दिन है, कल से बच्चों की वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है। 15 से 18 साल के जो टीनेजर्स हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार कितनी बड़ी चुनौती है, इसको लेकर हम आज आपके सामने कुछ चर्चा रखेंगे। फैलने से कोरोना को कैसे रोका जाए, इसको लेकर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो डॉक्टर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय रॉय जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के प्रमुख हैं, और इसके अलावा डॉक्टर गौतम भंसाली, सदस्य महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। सबसे पहले गौतम भंसाली का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भंसाली, आपने कल कहा कि ओमिक्रॉन हमारे लिए वरदान है। कैसे वरदान है, एक बार समझाएंगे आप? जी विकास जी, एक तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से फर्स्ट वेव सेकंड वेव दोनों तरह से वेव आती गई। फर्स्ट वेव बहुत ही प्रोग्रेसिव वेव थी, सेकंड वेव बहुत अग्रेसिव वेव थी जिसमें हमको बहुत ह्यूमन लॉस हुआ। फर्स्ट वेव में फाइनेंशियल लॉस था, सेकंड वेव में ह्यूमन लॉस हुआ। ऐसे अगर अपन ओमिक्रॉन को देखे जाए, और अब तक जो स्टडीज आ रही है, बर्लिन स्टडीज, लंदन की स्टडीज, साउथ अफ्रीका की स्टडीज, जो नंबर ऑफ केसेस है, उस केसेस के आधार पर ये लग रहा है कि ये ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने के लिए आया है या उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आया हुआ है। अभी तक मेरे पास, खुद के पास बॉम्बे हॉस्पिटल में जितने भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पेशेंट है, उसमें से 96% पेशेंट मैंने डिस्चार्ज कर दिए हैं विद एनी मेडिकेशन। कोई भी मेडिसिन भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, न उनको कोई एवन मल्टीविटामिन देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, न उसमें से किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, न किसी पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करने का जरूरत पड़ा। सो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन ऐसे लोग जो मास्किंग का यूज करते हैं, जिनको प्रॉपर वैक्सीनेशन हो चुका है, उसके लिए एक तरह का वरदान है। उनके लिए घबराने की या बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि ओमिक्रॉन आ गया, नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए और बहुत बड़ा जनहानि या लोगों को तकलीफ हो जाएगी। इतना लेथल नहीं है। यस, ये बहुत संक्रामक है, इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि मास्किंग और वैक्सीनेशन, इन दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो मास्क बराबर लगाएगा, जो वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ के आगे आएगा, जिसका वैक्सीनेशन बराबर होगा। अब तक जितने भी डेटा हमारे पास में आए हैं कि वैक्सीनेशन वाले लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, नॉट इवन ऑक्सीजन, नॉट इवन आईसीयू, नॉट इवन कोई मेडिसिन की भी जरूरत पड़ी है। इसलिए ओमिक्रॉन एक तरह से, जो मेरा अपना अनुमान है, प्लस जिस तरह की स्टडीज अभी तक साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज की आ रही है, उससे लग रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट को एक तरह से खत्म करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, और ये हमारा पेंडेमिक हो सकता है एंडेमिक में या ठीक कहा डॉक्टर गौतम आपने कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी ना बरतें लोग, ये भी लोगों को समझना होगा। डॉक्टर संजय, सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है कि क्या आप डॉक्टर गौतम की बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये मानकर चला जाए कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगा ओमिक्रॉन, हालांकि हमें गाइडलाइंस का पालन करते रहना है, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन का वायरस अगर आपकी बॉडी को संक्रमित कर देता है तो उसके कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। हालांकि अभी तक माइल्ड सिम्टम्स ही निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि हमेशा हमें जो है एविडेंस पे बात करनी चाहिए। दो पब्लिकेशंस अभी तक जो मेन रूप से आए, एक साउथ अफ्रीका से आया, एक यूके से आया है, ओमिक्रॉन पे भी। तो आजकल काफ़ी फास्ट जो है रिसर्च भी होते हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट से लेके बाकी रिसर्च भी तेज़ी से होते हैं और लोग डेटा शेयर करते हैं और उसी बेसिस पे कहा जा सकता है। मैं डॉक्टर गौतम से 100% सहमत हूँ। ये बात मैंने शायद 1 महीने पहले भी कही थी जब ओमिक्रॉन को लेके आया था, क्योंकि जो इनिशियल डेटा है उस बेसिस पे कहा जा सकता है। तो क्या एविडेंसेज हैं? अगर मैं ग्लोबल एविडेंस की बात करूं, जो साउथ अफ्रीका ने अभी पब्लिश किया है प्रीप्रिंट मीडिया में पिछले हफ्ते, उसने कहा है कि जो इसकी है हमारे ओमिक्रॉन की जो एंटीबॉडीज है, वह जो है 400%, मोर देन 4 टाइम्स जो है न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी उसकी जो है बेटर है। अगर मैं पुराने सारे वेरिएंट करूं इवन डेल्टा को, तो एक तो ये हो गया कि इवन अगर उसके बाद डेल्टा भी किसी को होता है तो वह जो है सीवियरिटी नहीं होगी, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में जो है पिछले 1 महीने पहले, अब तो धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर रहा है, डेल्टा ने कोहराम मचाया हुआ था। चाहे यूके हो, चाहे हिंदुस्तान में जो है जब अप्रैल मई में जो वेव आया था हमारा मेनली डेल्टा से था,
चाहे साउथ कोरिया हो, इस समय साउथ कोरिया में भी हुआ है, बट धीरे धीरे देखिए तो रिप्लेस करता जा रहा है। तो एक बात साफ है कि यह हाईली इन्फेक्शियस है। हाईली इन्फेक्शियस है तो पूरी दुनिया से जो है डेल्टा को रिप्लेस कर देगा, जो कि डेल्टा जो है इस समय हमारे लिए सबसे खतरनाक है। और आप देखिए तो साउथ अफ्रीका से ऑलमोस्ट रिप्लेस कर चुका है। पिछले एक हफ्ते का आप यूके का केस देखें तो 93% से ज्यादा वहां पे आ रहा है। तो ये तो हाईली इन्फेक्शियस है। सीवियरिटी कम है, यूके से उसका पब्लिकेशन आ रहा है, 60 to 70% सीवियरिटी कम है, और ये हमारी कंट्री में भी देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ही बहुत ही राहत की बात है कि यह जो है उस तरीके से वर्क कर रहा है जैसे हम वैक्सीन वर्क करता है। अगर देखा जाए तो कोई भी, जी हाँ विकास जी आप कुछ कर रहे थे क्या? एक सवाल ये है कि वैज्ञानिक और कई डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, वो एक शंका ये भी जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये डेल्टा और ओमिक्रॉन का दोनों का मिक्स वर्जन सामने आ जाए और वो ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा लेथल हो सकता है। क्या हम ये मान के बैठे रहें कि ओमिक्रॉन जो है वो आखिरी वेव है और डेल्टा और ओमिक्रॉन का जो मिक्स वेरिएंट आ सकता है वो खतरनाक हो सकता है? देखिए आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस में म्यूटेशंस होते रहते हैं, हजारों म्यूटेशंस हो चुके हैं। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों मिक्स होके जो है उसके जो है माइल्ड वेरिएंट बन जाए, उससे भी माइल्ड हो जाए, ओमिक्रॉन से भी माइल्ड हो जाए। क्योंकि डेल्टा में भी जो है सब कुछ ये नहीं कि कंप्लीट सीवियरिटी है, 1+1 2 नहीं हो जाएगा। 1+ यहाँ पे जो है जब एपिडेमियोलॉजी की हम बात करते हैं तो 0 भी हो सकता है। तो ये भी, इसकी भी संभावना उतनी ही है जितनी खतरनाक होने की, उतनी ही संभावना ये भी है कि इससे भी माइल्डर हो जाएगा। क्योंकि वायरस के सर्वाइवल के लिए ये नेचुरल ये होता है किसी भी वायरस का। अगर मैं रिस्पायरेटरी वायरस की बात करूं तो आप देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो हमेशा माइल्ड होता जाएगा। अगर माइल्ड नहीं होगा तो खुद सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने होस्ट को ही मारना शुरू कर दिया तो उसके साथ साथ वायरस भी मर जाएगा। तो होस्ट में अगर वो माइल्ड रहे तभी वो ज्यादा दिन तक कैरी होता है। तो उसकी संभावना है, ऐसा नहीं है कि दोनों मिलके नहीं बना सकते, बट दोनों मिलके इसे भी माइल्डर फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन हमें जो है आज जीना चाहिए कि आज क्या है, आज जो एविडेंसेस है उस पे बातें करनी चाहिए। तो ये तो होगी उससे रिलेटेड साइंस की। कई बार जो है क्या होता है कि कई कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उस साइंस को नहीं आने देते हैं। हमें पता है वैक्सीन जो है रिड्यूस करता है सीवियरिटी, हमें पता है डेथ को कम करता है, लेकिन जो ऑनलाइन कंपनियां हैं सिर्फ वैक्सीन वाली नहीं, ऑनलाइन बिजनेस है, वो भी चाहते हैं कि जो है इस टाइप का जो है एक माहौल बनाया जाए, पैनिक क्रिएट किया जाए, जिससे जो है उनको फायदा होने लगे। मैं देखता हूं मेरे बच्चे जो है भूल गए हैं कि अमेज़न के अलावा कहीं पटरी से भी कोई सामान खरीदा जाता है। ये सब भी इसका पहलू है, और इसका अभी की डेट में अभी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं लगता। लेकिन सब कुछ बंद कर दो, जब जरूरत होगी बंद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर संजय, और हमारी भी यही अपील है लगातार लोगों से कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते, क्योंकि हमने ये देखा है कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनका विल पावर बहुत कम हो जाता है। विल पावर स्ट्रांग रखने की इस वक्त जरूरत है, और ऐसे ही आप कोरोना से जंग जीत सकते हैं। साथ ही अब लगातार देखिए वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर ये कि आईसीएमआर ने ओमिश्योर नाम से अब किट को मंजूरी दे दी है, और जिससे ओमिक्रॉन संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। ये किट आपको ये इंश्योर करेगी कि आपको ओमिक्रॉन है या फिर नहीं है। जो ओमिक्रॉन का संक्रमण है अब इससे इस किट के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, ये नई किट आई, आईसीएमआर ने इसको मंजूरी दे दी है अब, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर श्योरिटी नहीं थी। ओमाइश्योर श्योर करेगा? देखिए श्योरिटी नहीं थी, बट एविडेंस की बेसिस पे कहा जा सकता था कि जो न्यू केसेस आ रहे हैं, जिस तरह की पूरी दुनिया में चल रहा है पैटर्न सडन हमारे यहाँ चेंज नहीं होता, कि न्यू केसेस में ज्यादातर परसेंटेज जो है उसी का होगा और धीरे धीरे रिप्लेस कर देगा। हाँ, कोई भी किट आती है जो बिल्कुल श्योर कर दे कि वही है, तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जो है पता चल जाएगा कि कौन सा है। लेकिन तुरंत जो है ये कहने के लिए कि हाँ ये हमारे यहाँ ओमिक्रॉन ही अभी खतरा कर रहा है, मेनली जो है डेल्टा नहीं कर रहा है, क्योंकि डेल्टा में अभी भी सीवियरिटी है, डेल्टा से अभी भी डेथ हो रही है। तो डेल्टा के अगर कुछ भी केसेस होते रहेंगे तो हमें उससे प्रॉब्लम होती रहेगी, हॉस्पिटलाइजेशन ये सब रहेगा।
तो अगर वह श्योर हो जाता है कि नहीं ये जो है जो तुरंत किट अगर बता दे कि यह जो है डेल्टा नहीं है, यह जो है ओमिक्रॉन है, तो इससे हमें जो है हेल्प मिलेगा। एक मरीज को भी जो है पैनिक उतना नहीं होगा, क्योंकि जब आदमी सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करता है तो ऐसे ही बहुत से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वह जो है ओवरऑल रिकवरी में जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो वह होगा कि लोगों को लगे कि अच्छा ये ओमिक्रॉन है, तो ये एक अच्छा कदम है। मैं आईसीएमआर को कहूंगा कि बहुत ही समय रहते उसने जो है कोई किट एटलीस्ट लेके आया। जी डॉक्टर संजय राय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गौतम भंसाली भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौतम, एक बड़ा सवाल यह है कि तमाम जो नेता हैं अब वो कोरोना पॉजिटिव होना शुरू हो चुके हैं और इस दौरान वो तमाम रैलियां भी कर रहे हैं, रोड शोज भी कर रहे हैं और वो सुपर स्प्रेडर भी हो सकते हैं क्योंकि एक दिन में कई हज़ार सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। आपको लगता है ये सही वक्त है जब पॉलिटिकल लीडरशिप को फैसला लेना चाहिए कि रैली नहीं करेंगे, रोड शोज नहीं करेंगे? जी विकास जी, अब तक कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा काम किया है। जब जहाँ जरूरत पड़ी पब्लिक के बीच में आकर के लोगों को समझाने की या जिस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाने की स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब जगह से किया है। ये एक मौका है कि ये एक तरह से अंतिम फेज है, ऐसा लगता है। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को और आगे आना चाहिए। जिस तरह से रैलियां चल रही है, जिस तरह से भीड़ भड़ाके चल रहे हैं, उस सब में रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। जैसे उन्होंने शादी वगैरह में, जैसे बाकी गैदरिंग में रेस्ट्रिक्शन किए हैं, इसी तरह से पॉलिटिकल रैलीज में भी स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। वो भी ऑनलाइन गैदरिंग, ऑनलाइन पॉलिटिकल रैलीज वगैरह कर सकते हैं। अभी जस्ट एक तरह का ये लास्ट फेज है, इससे थोड़ा हमको बचने की जरूरत है। ये हमारा मास्क का प्रोग्राम अच्छा है, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये भी सही है कि ओमिक्रॉन हमारे लंग्स को इतना इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, ये सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही तकलीफ दे रहा है, ये इतना सीवियर नहीं है। हमारे पास बेड है, ऑक्सीजन है, मेडिसिन सब कुछ अवेलेबल है। इसके बावजूद भी हमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आकर के ये रैलीज वगैरह पे बंद करना चाहिए और ऑनलाइन रिलीज करनी चाहिए। बिल्कुल, रैलियों से तो देखिए कोरोना स्प्रेड ही हो रहा है क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में यहाँ लोग आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर गौतम, मेरा सवाल ये है, आपने अपने क्योंकि पिछले इंटरव्यूज में भी ये कहा है कि जो ओमिक्रॉन है उसके कारण हर्ड इम्यूनिटी एक बार फिर बिल्ड हो जाएगी और उस वजह से शायद लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन हम पहली वेव से ये कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी का फायदा होगा, लेकिन उसका फायदा अभी तक इतना ज्यादा मिला नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि डेथ रेट में काफी कमी आई है। जी सुहाना जी, ये डेथ रेट में कमी आना ही एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा वैक्सीनेशन हो गया या हर्ड इम्यूनिटी हो गया तो उसके बाद में इन्फेक्शन नहीं होगा। यस, इन्फेक्शन होने के चांसेस है, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड रहेगा, वो सीवियरिटी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको हॉस्पिटल में लेके जाने की जरूरत पड़ेगी। अभी तक जितने डेटा आ रहे हैं, अगर आप पुराने डेटा भी कलेक्ट करें, जब मुंबई के अंदर फर्स्ट या सेकेंड वेव चल रही थी, मुंबई के जो हाई राइज बिल्डिंग थी, वहां पे जो आपने देखा होगा कि जो हमने लिया था एंटीबॉडी वगैरह टेस्ट किया था, उसमें 18% लोगों में था और धारावी एरिया में हमारे पास में 56%, स्लम एरिया में 56% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप थी। तो शायद यही एक रीजन है, क्योंकि धारावी में काफी अच्छा काम हुआ था, वहाँ हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हुई थी, उसकी वजह से धारावी मॉडल हमारा बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। धारावी में ज्यादा तेजी से ये वायरस स्प्रेड नहीं किया था। अभी भी ओमिक्रॉन में ये लग रहा है कि यस, काफी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत जल्दी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और ये इतना सीवियरिटी का रूप नहीं लेना चाहिए। अभी तक जो डेटा आ रहे हैं उसमें सीवियरिटी नहीं ले रही है। मुझे लगता है हमको थोड़ा सा नंबर गेम में नहीं उलझना चाहिए। आज 8,000 केस आगे, 10,000 आगे, 25,000 आगे आने दीजिए। फ्लू से भी कम है, नॉर्मल जो फ्लू उससे भी कम सीवियर है। फ्लू में भी इससे ज्यादा पेशेंट्स है, टीबी के अंदर ज्यादा पेशेंट्स है, रोजाना हार्ट अटैक के इससे ज्यादा पेशेंट है, ब्रेन स्ट्रोक के ज्यादा पेशेंट है। बार बार नंबर गेम में उलझ करके लोगों को और पैनिक करना मुझे लगता है कि अभी रोकना चाहिए। नंबर गेम बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। सावधानी और सतर्कता रखनी जरूरी है, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते रहने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गौतम भंसाली और डॉक्टर संजय राय एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।